नमस्ते दोस्तों, मैं अमिताभ आनंद उपस्थित हूँ आज के प्रोग्राम द हिंदू एडिटोरियल के साथ। आज का टॉपिक है टेक ओवर फियर्स। टेक ओवर का मतलब समझते हैं। टेक ओवर का मतलब होता है अधिग्रहण करना किसी चीज़ को। मान लीजिए कोई है जिसको हम अधिग्रहण कर लेते हैं। अधिग्रहण समझते ही हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है और आपके पास ज़्यादा पैसे हैं या ज़्यादा आपके पास क्लॉट है, तो आप उसको जो है टेक ओवर कर लेते हैं किसी भी कंपनी को। ठीक है, तो टेक ओवर करना मतलब अधिग्रहण करना, और अधिग्रहण का जो है ये आशंका है, फियर है। तो उसी पर है आज का पूरा ये एडिटोरियल। तो शुरू करते हैं, आइए। अ नुएंस्ड अप्रोच, ठीक है, अ नुएंस्ड अप्रोच ऑन चाइनीज इन्वेस्टमेंट। एक नुएंस्ड अप्रोच जो है चाइनीज इन्वेस्टमेंट को लेकर, यूजिंग ऑटोमेटिक रूट मे हैव बीन बेटर। यानी कि नुएंस्ड अप्रोच मतलब और बेहतर अप्रोच, या कह सकते हैं नुएंस्ड का जो मतलब होता है वो सूक्ष्म भी कह सकते हैं। सूक्ष्म यानी कि बहुत ही सोच समझ कर, बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसको विचार करके जो आप लेते हैं। आप नुएंस्ड का मतलब देखिए, मैड स्लाइटली डिफरेंट इन अपीयरेंस, मीनिंग, साउंड एटसेट्रा। ठीक है, एक सेंटेंस भी है, हमने दिया है, हिज लंडन एक्सेंट इज वेरी स्लाइटली नुएंस्ड बाय एन ओकेजनल रशियन प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो नुएंस्ड का मतलब क्या हुआ, सूक्ष्म होना, एक तरीके से महीन अंतर जो कहते हैं ना, वो होता है। ठीक है, तो ये जो नुएंस्ड अप्रोच है, सरकार को जो एक बहुत ही सोच समझकर इससे बेहतर, इससे एकदम सूक्ष्म तरीके से सटल डिफरेंस होना चाहिए था चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को लेकर। जो चाइनीज़ ये जो कहानी है, ये जो एडिटोरियल है, ये इस बात पर है कि चाइनीज़ जो मतलब कि चीन की जो कंपनी है, या चीन जो है वो चाहती है कि भारत के कंपनी जो डिस्ट्रेस्ड कंपनी है, जो स्ट्रेस्ड कंपनी है, ठीक है, जिसके पास जो है लॉकडाउन के कारण वो कहीं ना कहीं उसका वैल्यूएशन कम हो गया है, उसको अधिग्रहण कर ले। वहाँ पर जो चीप वैल्यूएशन है, क्योंकि अभी जो है ऑब्वियस है, किसी का भी जो कंपनी का जो वैल्यूएशन होता है वो गिरता है या बढ़ता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है उसके मार्केट पर, उसके मतलब कि कारोबार पर। तो चूंकि कारोबार अभी मंदा है, जिसके वजह से सभी का जो है वैल्यूएशन कम हो रहा है, तो वो चीप वैल्यूएशन को देखते हुए कंपनीज के, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं अपने किटी में कि वो अपने आप को मेंटेन कर सके, तो उसको टारगेट करते हुए चाइनीज़ कंपनी चाह रही है कि वहाँ पर अपना दबदबा बनाए, उसको जो है कहीं ना कहीं उस कंपनी में ज़्यादा अपना स्टेक बढ़ाकर उसको अधिग्रहण कर ले। ये कहानी उसी पर है। तो सरकार जो है इसके लिए क्या की है कि एक जो रूट बनता था, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू जो है हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसको बंद कर दिया है। उसमें एक मतलब एक शर्त जोड़ दिया है कि कोई भी बाहर की कंपनी जो इंडिया से सटा हुआ है देश, उसकी उस देश की कंपनी अगर यहाँ पर निवेश करती है एफडीआई के थ्रू, तो उसको जो है उसके लिए प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा सरकार की। ठीक है ना, तो वही इसी पर है। तो एक नुएंस्ड अप्रोच ऑन चाइनीज इन्वेस्टमेंट, यानी कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट पर जो है एक नुएंस्ड अप्रोच, एक नज़रिया, एक तरीका जो है ना, यूजिंग ऑटोमेटिक रूट। यूजिंग ऑटोमेटिक रूट, ऑटोमेटिक रूट क्या होता है वो देख लीजिए। दो तरीके के रूट होते हैं। एफडीआई जो है, हम जब एफडीआई यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जब हम किसी भी कंपनी का मतलब कि अपने देश में लेके आते हैं किसी भी देश से, तो हम लोग जो है उसके लिए दो तरीके से उसका मतलब कि दो तरीके से आता है, वो दो रूट से आता है। एक ऑटोमेटिक रूट है और एक गवर्नमेंट रूट है। तो ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है कि एफडीआई जो भी आती है उस समय, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो भी यहाँ पर लाया जाता है, उसके लिए गवर्नमेंट या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रायर अप्रूवल नहीं लिया जाता है। ठीक है, उसके लिए कोई अप्रूवल नहीं, मतलब कोई मंजूरी नहीं ली जाती है। लेकिन गवर्नमेंट रूट से अगर कोई भी एफडीआई आ रही है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये दो तरीके के रूट से जो है जिसमें इंडिया जो है किसी भी एफडीआई को लेती है। ठीक है, और
इसी से संबंधित जो है और भी शब्द हैं जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो अ नुएंस्ड अप्रोच, ये नुएंस्ड अप्रोच आप देख रहे होंगे, ये नुएंस्ड अप्रोच जो है चाइनीज इन्वेस्टमेंट पर यूजिंग ऑटोमेटिक रूट, यानी कि ऑटोमेटिक रूट का यूज करते हुए, ठीक है ना, मे हैव बीन बेटर, वो जो है कहीं ज़्यादा बेहतर होता या हो सकता, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट डिसीजन, यानी कि सरकार का जो ये निर्णय है टू बैन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सरकार का जो निर्णय है अभी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बैन करने का, प्रतिबंध करने का, कैसे, थ्रू द ऑटोमेटिक रूट, कैसे, ये थ्रू द ऑटोमेटिक रूट, यानी कि ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, यानी कि इसके लिए कोई प्रायर अप्रूवल नहीं लेना होता है। कहाँ से? फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज, नहीं, नेबरिंग कंट्रीज देखिए, फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज दैट शेयर, ये कंट्रीज है यहाँ पर, उसके बाद दैट आया है, ये दैट देखिए, दैट जो है यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका एक तरीके का आप कह सकते हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट शेयर, कंट्रीज है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जो है उसके बाद ये वर्ब आ रहा है जो वो प्लूरल होगा। दैट शेयर अ लैंड बॉर्डर, ठीक है ना, विथ इंडिया, यानी कि जिसकी भूमि जो है इंडिया के साथ साझा होती है, ठीक है ना, मतलब कि उसका भूमि इसके साथ लगता है, इंडिया के साथ। और इसने जो है ये जो डिसीजन है, ये देखिए डिसीजन आपका जो है, आपका ये है मेन, यहाँ से ये गवर्नमेंट का जो डिसीजन है, ये है आपका सब्जेक्ट और ये है मेन वर्ब, हैज़ रेज्ड आईब्रोज। तो हैज़ रेज्ड आईब्रोज यानी कि ये जो आप समझ लीजिए, ये डिसीजन हैज़ रेज्ड आईब्रोज। तो ये रेज्ड आईब्रोज जो है ये एक फ्रेजल वर्ब है। रेज आईब्रोज का मतलब होता है किसी को सरप्राइज करना, ठीक है। तो इसने जो है सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। दिस इज मेनली because the move is seen as aimed at Chinese investor who could exploit cheap valuations in the depressed economic conditions post lockdown to pick up equity interest in select companies। यानी कि ये जो दिस इज मेनली, ये मुख्य रूप से जो है क्यों है, क्योंकि बिकॉज द मूव इज, क्योंकि यह जो है, या जो है बिकॉज एक कंजंक्शन है, द मूव इज सीन, ये जो कदम जो देखा जा रहा है, ये कदम जो है ये देखा जा रहा है किस पर लक्षित है, ये एज एम्ड, इसका टारगेट क्या है, एट चाइनीज इन्वेस्टर्स पर, ठीक है ना, ठीक है ना। ये चाइनीज इन्वेस्टर जो, हु, फिर यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, हु कुड एक्सप्लॉइट, जो एक्सप्लॉइट कर सकता है किसको, चीप वैल्यूएशंस को, इन द डिप्रेस्ड इकोनॉमिक कंडीशंस पोस्ट लॉकडाउन, यानी कि लॉकडाउन के बाद, टू पिकअप इक्विटी इंटरेस्ट इन सेलेक्ट कंपनीज। देखिए इस तरह तोड़ के आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यह जो है दिस इज मेनली बिकॉज द मूव इज सीन, ये जो कदम देखा जा रहा है किसके ऊपर टारगेट है ये, एज एम्ड एट हुम, चाइनीज इन्वेस्टर्स हु कुड, जो कि एक्सप्लॉइट में दोहन करना, उसका फायदा उठाना, ठीक है ना। किसका फायदा उठाना, चीप वैल्यूएशंस, क्योंकि अभी जो मार्केट खराब है, चारों तरफ जो है मंदी छाई हुई है, तो वैल्यूएशन ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो ये चीप कंपनी की जो चीप वैल्यूएशन है, मान लीजिए किसी का जो है 10,000 करोड़ का वैल्यूएशन था आज से 1 महीने पहले, अब उसका घट के जो है 8,000 करोड़ हो गया है। तो ऑब्वियस है उसमें जो है पैसा लगाने पर फायदा है आपको। तो कुड एक्सप्लॉइट चीप वैल्यूएशंस इन द डिप्रेस्ड इकोनॉमिक कंडीशन, ये जो डिप्रेस्ड है, यानी डिप्रेस्ड का क्या मतलब क्या होता है, आइए हम इसको दिखा देते हैं आपको। डिप्रेस्ड का मतलब होता है नाखुश, ठीक है। एक तो हम लोग जब हम किसी भी चीज़ से नाखुश होते हैं, ठीक है, अनहैप्पी होते हैं, या मतलब कोई आशा नहीं होती है हमारे पास, तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। जैसे सी बिकेम डीपली डिप्रेस्ड, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, निराश हो गई थी जब उसका हस्बैंड मर गया था, ठीक है। लेकिन एक और मतलब होता है इसका, नॉट हैविंग एनफ मनी, जॉब्स और बिजनेस एक्टिविटी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्याप्त रूप से मनी ना हो, जहाँ पर जॉब्स नहीं हो या बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो पा रहा हो, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेल गुड्स
यानी कि बहुत ही कठिन है सामान बेचना, अनलेस यू लोअर योर प्राइसेस, जब तक कि आप अपने प्राइसेस को कम नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये कब होता है? इन अ डिप्रेस्ड मार्केट, ठीक है ना। इन अ डिप्रेस्ड मार्केट इट इज़ डिफिकल्ट टू सेल गुड्स। एक डिप्रेस्ड मार्केट में जहाँ पर मनी नहीं है, ये काफ़ी कठिन होता है कि अपने सामान को बेचना, जब तक कि आप अपने मतलब कि प्राइसेस को कम नहीं करते हैं। उसी तरह एक डिस्ट्रेस्ड शब्द ये आता है। डिस्ट्रेस्ड का मतलब होता है अपसेट और वरीड। तो ये भी ऑलमोस्ट सेम है। शी वॉज डीपली डिस्ट्रेस्ड बाय द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ, ठीक है। और एक मतलब और उसी टाइप का है, हैविंग प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ हैविंग टू लिटिल मनी, यानी कि जब आपके पास बहुत ही कम मनी हो, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे डिप्रेस्ड और डिस्ट्रेस्ड का मतलब, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पर कहा, who could exploit cheap valuation in the depressed economic condition, उस इकोनॉमिक कंडीशन में जहाँ पर बिल्कुल एक्टिविटी नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल पैसा नहीं है पर्याप्त रूप से, तो वहाँ पर जो है चाइना जो है या चाइनीज़ इन्वेस्टर्स जो है वो दोहन कर सकता है, उसका फ़ायदा उठा सकता है। पोस्ट लॉकडाउन यानी लॉकडाउन के बाद कैसे? टू पिकअप मतलब अपना बढ़ाकर क्या? इक्विटी इंटरेस्ट, यानी कि इक्विटी इंटरेस्ट मतलब जो आप उसका जो शेयर इंटरेस्ट है ना उसको बढ़ाकर, ठीक है, इन सेलेक्ट कंपनीज, एक चुनिंदा कंपनीज में, ठीक है। इंडिया इज नॉट अलोन इन दिस फियर ऑफ ऑप्चुनिस्टिक टेक ऑफर्स। अब आप यहाँ पर देखिए, आप इंडिया एकमात्र नहीं है किस चीज में? इन दिस फियर, ये जो डर है ना किस चीज का? ऑपर्चुनिस्टिक टेक ओवर्स। ये जो अवसरवादी जो टेक ओवर्स है ना, अवसर देख रहे हैं कि वैल्यूएशन कम हो गया है तो चलो उसका अधिग्रहण कर लेते हैं, तो ये अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर्स जो हो रहा है, इसका जो डर है वो उसमें केवल इंडिया ही नहीं है। जैसा कि प्रेस नोट 3 2020 सीरीज जो है कॉमर्स मिनिस्ट्री का, ऑफ द कॉमर्स मिनिस्ट्री, ठीक है ना, डिस्क्राइब, जैसा कि कॉमर्स मिनिस्ट्री का जो प्रेस नोट 3 है वो इसको बताता है या इसका वर्णन करता है, ठीक है। इटली, स्पेन, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया have already taken similar action to protect their businesses from foreign read Chinese investors fishing for distressed entities in need of cash in the post COVID-19 scenario। अब इसको आप तोड़ के पढ़िए, ये भी बड़ा ही है। अब देखिए कहा क्या रहा है, इटली, स्पेन, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया हैव ऑलरेडी टेकन, यानी कि ये चारों देश जो है ये पहले से ही जो है सिमिलर एक्शन, यानी किसी टाइप का जो है एक्शन लिया है अपने बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। किस चीज़ से? फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स। इसको आप पढ़िए चाइनीज इन्वेस्टर्स, ठीक है ना, रीड चाइनीज इन्वेस्टर्स। वो चाइनीज इन्वेस्टर जो चाह रहे हैं फिशिंग फॉर, ये फिशिंग फॉर जो है ना ये एक तरीके का प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये इन्वेस्टर्स को क्वालिफाई कर रहा है। तो इन्वेस्टर्स जो है जो चाह रहे हैं, ठीक है ना, जो मतलब कि डिस्ट्रेस्ड एंटिटीज को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी कि उसको हथियाना चाह रहे हैं। फिशिंग फॉर डिस्ट्रेस्ड एंटिटीज इन नीड ऑफ कैश, जो जरूरतमंद है, यानी कि किस चीज़ का जरूरतमंद है? कैश का, जिसको जरूरतमंद है, मतलब उसके पास कैश है नहीं। तो डिस्ट्रेस एंटिटीज, मान लीजिए भारत में डिस्ट्रेस एंटिटीज है और जो उसको जरूरत है, इन नीड ऑफ कैश है वो, ठीक है ना, तो उसको जो है वो चाह रहा है कि वो किसी तरह उसको एक तरीके से आप टू फाइंड आउट, ठीक है ना। तो फिशिंग फॉर डिस्ट्रेस एंटिटीज, यानी कि वो जो चाह रहा है डिस्ट्रेस एंटिटीज को जो है वो फाइंड आउट करें जो कि इन नीड ऑफ कैश हैं, यानी कि जिसको जरूरत है कैश का। कब? इन द पोस्ट कोविड-19 सिनेरियो, यानी कि ये जो पोस्ट कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के बाद के जो सिनेरियो में इस चीज़ को वो मतलब तलाश करे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चाइनाज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया हैज़ बीन ऑन ए शार्प अप कर्व इन द लास्ट 5 ईयर्स। अब कह रहा है ये कि चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना, इन इंडिया इन्वेस्टमेंट है, तो ऑब्वियस है कि ये जो है आपका सिंगुलर है, तो इंडिया में जो है हैज़ बीन, इसलिए हैज़ आया है, ऑन अ शार्प अप कर्व। अप कर्व का मतलब यहाँ समझिए कि राइज, मतलब कि बहुत तेज़ी से बढ़ता रहा है इन द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों में, तो इसलिए हैज़ बीन है इन द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों में ये बढ़ता रहा है।
अकॉर्डिंग टू अ ब्रुकिंग्स इंडिया स्टडी, यानी कि ब्रुकिंग्स इंडिया का जो एक स्टडी आया है, एक अध्ययन आया, उसके अनुसार द टोटल करेंट एंड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसके स्टडी के अनुसार जो है ये क्या कहता है, ये जो टोटल मतलब कि पूरा संपूर्ण अगर कह सकते हैं, करेंट यानी कि मौजूदा, और प्लान्ड मतलब कि योजनागत तरीके से जो इन्वेस्टमेंट हुआ है किसके द्वारा, चाइनीज इंटिटीज मतलब समझिए कंपनी, ठीक है ना, इज ओवर 26 बिलियन डॉलर। ये जो है 26 बिलियन डॉलर से भी अधिक है, समझ गए। टोटल करेंट और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट जो है ये 26 बिलियन से भी ज़्यादा है। चाइनीज कैपिटल इज इन्वेस्टेड नॉट जस्ट इन ब्रिक एंड मोटर industries but in technology and fintech startups where Alibaba and Tencent have funded a host of Indian names such as Paytm, Swiggy, Ola, Zomato and Big Basket। अब आप यहाँ पर देखिएगा, ये फिनटेक का मतलब समझिए, फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, राइट। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, ब्रिक एंड मोटर इंडस्ट्रीज उसको कहते हैं जिसमें जो है कस्टमर और शॉपकीपर जो है एक दूसरे के सामने इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे से डील करते हैं, मतलब वो ऑनलाइन नहीं परचेज करते हैं, वो मतलब कि फिजिकली एक होता है जिसमें शॉपकीपर होते हैं और दूसरी तरफ कस्टमर्स होते हैं, तो उसको ब्रिक एंड मोटर इंडस्ट्रीज या ब्रिक एंड मोटर शॉप कहते हैं, ठीक है। तो चाइनीज कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट होता है या उसका निवेश जो हुआ है न केवल नॉट जस्ट इन ब्रिक एंड मोटर इंडस्ट्रीज, न केवल ब्रिक एंड मोटर इंडस्ट्रीज में हुआ है चाइनीज कैपिटल, बट इन टेक्नोलॉजी, बल्कि टेक्नोलॉजी में और फिनटेक स्टार्टअप्स में, यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में, स्टार्टअप्स जो कि कंपनी अभी शुरुआत हुई है वहाँ पर, जहाँ पर वेयर अलीबाबा एंड टेंसेंट, जो कि अलीबाबा आप जानते हैं बहुत बड़ी कंपनी है चाइनीज की, चाइना का, और टेंसेंट जो है उसने फंड किया है अ होस्ट ऑफ मतलब बहुत सारे, कई सारे, अ होस्ट ऑफ का मतलब होता है कई सारे, अ होस्ट ऑफ इंडियन नेम्स, कई सारे इंडियन नेम्स जैसे कि पेटीएम, स्विगी, ओला, जोमेटो एंड बिग बास्केट, इन सभी नामों में, मतलब इन सभी कंपनियों में जो है इसने फंड किया है, मतलब निवेश किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल that a move to curb or control Chinese investment in Indian companies was always on the cards, and that COVID-19 was a good excuse to pull the trigger, ठीक है। अब हम आपको यहाँ ये बताना चाह रहे हैं, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, ये बिल्कुल संभव है कि यह जो मूव है, यह जो कदम है, क्या करने का कदम, टू कर्व और कंट्रोल, यानी कि प्रतिबंध या नियंत्रण करने का चाइनीज इन्वेस्टमेंट को, ठीक है ना, कहाँ पर, इन इंडियन कंपनीज में चाइनीज इन्वेस्टमेंट को प्रतिबंध करने का, रोकने का या फिर उसको नियंत्रित करने का जो मूव है, ये क्वाइट पॉसिबल है, यानी कि बिल्कुल संभव है, ठीक है। वॉज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स, ये जो है हर हमेशा ऑन द कार्ड्स था। ऑन द कार्ड्स जो है एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब एक इडियम्स है, ठीक है। ऑन द कार्ड्स का मतलब क्या होता है पता है, लाइकली, यानी कि इसकी संभावना थी, पॉसिबिलिटी थी। आइए देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, बी इन द कार्ड्स, इन द कार्ड्स जो है हम यूएस में यूज़ करते हैं, अमेरिकन इंग्लिश है, और यूके में यानी कि ब्रिटिश इंग्लिश जो है ऑन द कार्ड्स यूज़ किया जाता है, ठीक है, यानी टू बी लाइकली टू हैपन। सो यू थिंक दैट यू विल गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर, आई थिंक इट इज़ इन द कार्ड्स या इट इज़ ऑन द कार्ड्स, ठीक है, यानी कि यह पॉसिबिलिटी है। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, ये जो है बिल्कुल पॉसिबल है, ये लगभग पॉसिबल है कि यह जो मूव है, दैट मूव टू कर्व और कंट्रोल चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनीज वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स, ये हर हमेशा जो है मतलब कि हमेशा ऑन द कार्ड्स, मतलब कि ये पॉसिबिलिटी बनी हुई थी इसकी, यानी कि इसकी संभावना बनी हुई थी। एंड दैट कोविड-19, और ये जो कोविड-19 जो है यानी कि कोरोना वायरस जो अभी आया है, वाज अ गुड एक्सक्यूज, ये एक अच्छा बहाना है, टू पुल द ट्रिगर। ये पुल द ट्रिगर का मतलब समझ लीजिए, पुल द ट्रिगर मतलब टू मेक अ फाइनल डिसीजन, यानी कि ये जो अच्छा बहाना है एक अंतिम निर्णय लेने का, तो इसमें जो है गवर्नमेंट ने ले लिया। देयर हैज़ ऑलवेज बीन अनईज ओवर द फैक्ट
ये जो है हर हमेशा असहजता रही है इस बात को लेकर, इस फैक्ट को लेकर कि देयर इज अ थिन लाइन। ये थिन लाइन को भी समझिए आप, अ थिन लाइन दैट डिवाइड्स द स्टेट सेक्टर फ्रॉम प्राइवेट इंटरप्राइज इन चाइना एंड सेवरल कंपनीज। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, देयर हैज़ ऑलवेज बीन अनईज, ये बड़ा असहज रहा है ओवर द फैक्ट, इस फैक्ट को लेकर, इस वास्तविकता को लेकर कि देयर इज अ थिन लाइन, एक बहुत ही छोटा डिफरेंस है। इसको हम थिन लाइन भी कहते हैं और फाइन लाइन भी कहते हैं, दोनों पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना। फाइन लाइन या थिन लाइन हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। अ फाइन लाइन और थिन लाइन एक ही चीज है। इफ यू से दैट देयर इज अ लाइन, देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन वन थिंग एंड अनदर, यू मीन दैट दे आर वेरी सिमिलर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा दोनों में समानता है, यानी कि बहुत कम डिफरेंस है। यू ऑफन से दैट दिस व्हेन वन थिंग इज एक्सेप्टेबल और अनदर इज नॉट। ठीक है, यानी कि एक उदाहरण दिए हम, एज अ पेरेंट आई न्यू, एक पेरेंट के रूप में मैं जानता था कि दैट देयर वॉज अ फाइन लाइन बिटवीन पैनिक एंड कॉशन, मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है पैनिक और कॉशन में। ठीक है, बिल्कुल सिमिलरिटी है। देयर इज समटाइम्स अ वेरी थिन लाइन बिटवीन लव एंड हेट, कभी कभी जो है बहुत ही डिफरेंस बिल्कुल नहीं होता है लव में भी और हेट में भी। ठीक है, तो आइए, तो देयर हैज ऑलवेज बीन अनईज, असहजता रही है ओवर द फैक्ट, इस फैक्ट को लेकर। ठीक है, दैट देयर इज अ थिन लाइन, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई दैट डिवाइड्स, जो डिवाइड करती है स्टेट सेक्टर को किस चीज से, प्राइवेट इंटरप्राइज से। जैसे यहाँ पर स्टेट सेक्टर जो है और प्राइवेट इंटरप्राइज दोनों अलग अलग हैं, लेकिन वहाँ पर जो एक थिन लाइन है जो इस चीज को, यानी कि स्टेट सेक्टर को प्राइवेट इंटरप्राइज से अलग करती है चाइना में, इन चाइना एंड सेवरल कंपनीज, और बहुत सारे जो कई सारे कंपनीज हैं देयर, वहाँ पर ट्रेस लिंकेजेस बैक टू द सिक्योरिटी एपरेटस ऑफ दैट कंट्री। एपरेटस का मतलब क्या होता है? एपरेटस का मतलब होता है इक्विपमेंट, लेकिन एपरेटस का जो मतलब और एक होता है, एपरेटस का प्लूरल भी होता है, लेकिन इक्विपमेंट के सेंस में यूज करते हैं तो ये सिंगुलर होता है, लेकिन सिस्टम के सेंस में अगर आप यूज करेंगे तो ये प्लूरल भी होता है, एपरेटस भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक थिन लाइन जो है, यानी कि जो डिवाइड करती है स्टेट सेक्टर को प्राइवेट इंटरप्राइज से चाइना में, और कई सारे जो कंपनीज हैं वहाँ पर, ठीक है, ट्रेस लिंकेजेस, उसकी जो मतलब कि कनेक्शन है, लिंकेजेस जो है बैक टू द सिक्योरिटी एपरेटस ऑफ दैट कंट्री, उस कंट्री का यानी कि चाइना का जो सुरक्षा तंत्र है, ठीक है ना, जो सुरक्षा तंत्र है उससे कहीं ना कहीं वो लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब सोचिए कैसे ये लोग हैं। इस तरह जो है, वेल द डिसीजन टू इंट्रोड्यूस अ लेयर ऑफ गवर्नमेंट अप्रूवल इज प्रोबेबली वैलिड इन द करेंट सर्कमस्टांसेस। तो इसलिए हालांकि, ठीक है, यहाँ पर मतलब इसलिए, और फिर यहाँ पर जो है कॉमा के बाद हालांकि ये जो डिसीजन है, ये निर्णय है लाने की, इंट्रोड्यूस मतलब लाना, किसी भी चीज़ को, नए चीज़ को लाना, अ लेयर ऑफ गवर्नमेंट अप्रूवल, यानी कि गवर्नमेंट अप्रूवल को जो एक परत है उसको लाना, मंजूरी लाना, गवर्नमेंट की मंजूरी को लाना, इज़ प्रोबेबली वैलिड, ये संभवतः जो है ये शायद सही है, वैलिड है, इन द करेंट सर्कमस्टांसेस, हाल के मौजूदा परिस्थितियों में। ठीक है, द गवर्नमेंट कुड हैव अडॉप्टेड अ मोर न्यूएंस्ड अप्रोच। तो गवर्नमेंट जो है, हालांकि ये जो है सही है, अभी वैलिड है ये चीज़ कि आप जो हैं लेयर ऑफ गवर्नमेंट अप्रूवल लेके आ रहे हैं इस चीज़ को लेकर, ठीक है, करंट सर्कमस्टांसेस में, लेकिन गवर्नमेंट जो है और ज़्यादा बेहतरीन अप्रोच अपना सकती थी। कुड हैव अडॉप्टेड मतलब अपना सकती थी, कुड हैव अडॉप्टेड मतलब वो अपनाई नहीं, वो अपना सकती थी, मतलब पेपर ये कह रहा है कि ऐसा वो कर सकती थी गवर्नमेंट, अ मोर न्यूएंस्ड अप्रोच। ठीक है, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, अब ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट जान लीजिए, ये भी जो है एक एफडीआई होता है। ठीक है, ये क्या होता है कि आप इसमें ग्रीनफील्ड, एक मिनट, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, ये एक एफडीआई को ही रेफर करता है, मतलब उसी के बारे में बताता है, जहां पर कोई भी कंपनी, ठीक है ना, अपने
मतलब कि फॉरेन कंट्री में, मान लीजिए चाइना का कोई कंपनी है या टाटा की कोई कंपनी है, ठीक है ना, अपने इंडिया की मान लीजिए बात करते हैं तो टाटा भी जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी है। तो वो मान लीजिए जैसे उनका रेंज रोवर है और जगुआर है, ये सब जो है वो विदेश में भी बिकती है। तो अगर कंपनी जो है टाटा जो है उस कंट्री में, जिस कंट्री में ये बिकती है, मान लीजिए चाइना में बिक रही है सपोज, तो चाइना में जो है अपना खुद का ऑफिस अगर खोलते हैं वहाँ पर जाके, ठीक है ना, और वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ खोलते हैं, तो उसको कहते हैं ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। या सपोज आप देख लीजिए जैसे MI का फ़ोन आप यूज़ करते हैं, तो MI जो है अब क्या करती है, चाइना से मैन्युफैक्चरिंग जो होता है उसका जो भी माल, जो भी प्रोडक्ट, वो यहाँ नहीं आता। अब जो है इंडिया में ही उसने अपना ऑफिस भी खोला हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी खोला हुआ है, जहाँ से वो जो है ज़्यादा इसका जो ये होता है, इसका जो उद्देश्य होता है वो ज़्यादा कंट्रोल करना होता है अपने ऑपरेशंस में, ठीक है ना। तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, कंपनी कंस्ट्रक्ट्स न्यू फैसिलिटी जैसे कि सेल्स ऑफिस, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट्सेट्रा, क्रॉस बॉर्डर मतलब कि अपने देश से दूसरे देश में, ठीक है ना, फ्रॉम द ग्राउंड अप, ठीक है। तो आप इसको ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स जो होता है शुड हैव बीन कैप्ड आउट ऑफ द परव्यू, ठीक है ना। आउट ऑफ द परव्यू का मतलब समझ लीजिए, परव्यू मतलब दायरा, सीमा, ठीक है ना। ये ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट को जो है किया जाना चाहिए था, बाहर रखा जाना, कैप्ड आउट, ठीक है ना, बाहर रखा जाना चाहिए था, किससे, इस दायरे से, इस सीमा से, ठीक है ना। एज, क्योंकि, एज मतलब यहाँ पर क्योंकि, एज यहाँ पर जो है बिकॉज, ठीक है ना, एज दे डू नॉट पोज, क्योंकि वो जो है कोई, पोज मतलब क्रिएट करना, ठीक है ना, दे डू नॉट पोज अ थ्रेट, वहाँ कोई भी थ्रेट पैदा नहीं कर रहा है वो किस चीज़ का, टेक ओवर का, ठीक है ना, ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, जो यहाँ पर बिजनेस है यानी कि जो मौजूदा बिजनेस है यहाँ पर, उसके टेक ओवर, उसके अधिग्रहण करने का कोई भी खतरा पैदा नहीं करता है, ठीक है ना। टू द कॉन्ट्रारी, टू द कॉन्ट्रारी मतलब ऑन द कॉन्ट्रारी, इसके विपरीत दे क्रिएट, वो क्या करते हैं, वो बनाते हैं नया क्षमता और बिजनेसेस को इन द कंट्री, यानी कि देश में, इसके विपरीत वो क्या करते हैं, नई कैपेसिटीज बनाते हैं, नए बिजनेसेस लाते हैं वो, ठीक है। अ डिस्टिंक्शन शुड ऑल्सो हैव बीन मेड बेस्ड ऑन द क्लास ऑफ इन्वेस्टर, एक डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन मतलब एक अंतर, ठीक है ना, एक भेद, शुड ऑल्सो हैव बीन मेड, वो भी किया जाना चाहिए था, बेस्ड ऑन द क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स, यानी कि इन्वेस्टर्स के जो क्लास हैं, यानी कि वर्ग हैं, यानी कि निवेशकों के जो एक वर्ग हैं, निवेशकों का जो वर्ग है उसके आधार पर एक डिस्टिंक्शन भी किया जाना चाहिए था, एक अंतर भी किया जाना चाहिए था। वेंचर कैपिटल फंड्स, ये भी जान लीजिए वेंचर कैपिटल फंड्स क्या होता है। वेंचर कैपिटल फंड्स जो होता है एक टाइप का ऐसा फंड्स होता है जो कोई भी, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई बड़ी कंपनी, मान लीजिए सपोज यहाँ पर वेंचर कैपिटल कोई एक हो जहाँ पर बहुत सारे बाहर से की जो कंपनी आती है, या कोई बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं या कोई बड़े व्यक्ति होते हैं जिसके पास बहुत पैसे हैं, वो अपना लगाना चाहते हैं, तो वो एक वेंचर कैपिटल को दे दिया जाता है, जो वो डिसाइड करता है कि वो पैसा कहाँ लगाए। आइए देख लेते हैं क्या होता है ये। वेंचर कैपिटल फंड्स आर इन्वेस्टमेंट फंड्स दैट मैनेज द मनी ऑफ इन्वेस्टर्स, जो मैनेज करती है इन्वेस्टर्स के मनी को, ठीक है ना। हु सीक, यानी कि ये इन्वेस्टर्स चाहते हैं प्राइवेट इक्विटी स्टेक्स, मान लीजिए कोई बड़ी बड़ी कंपनी है या छोटी मोटी कंपनी जो स्टार्टअप कंपनी है, ठीक है, वो जो है वहाँ पर इक्विटी स्टेक्स मतलब उसका भी जो है भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है ना। कहाँ पर, इन स्टार्टअप में और स्मॉल टू मीडियम साइज में इंटरप्राइजेस में, ठीक है ना, विथ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल, जहाँ पर उसका जो ग्रोथ पोटेंशियल है यानी कि वृद्धि का जो संभावना है बहुत ही ज़्यादा हो, तो उसमें जैसे पेटीएम है, इस टाइप के बहुत सारे जो हैं, तो उस चीज़ में जो है वो फंड्स जो लगाते हैं, या बड़ी कंपनियां जैसे सिंगापुर में कोई बिजनेसमैन है वो चाहती है कि यहाँ पर लगाए पेटीएम में या किसी में भी, तो यहाँ पर जो एक वेंचर कैपिटल जो एंटिटी होगा या उसका जो मैनेज करने वाला हो, वो फंड्स वहाँ से लेगा और वो यहाँ पर लगाएगा। तो ये जो है एक टाइप का कह सकते हैं फंड मैनेजमेंट की ही बात होती है इसमें, ठीक है।
और ये इन्वेस्टमेंट्स जो होता है ये जनरली जो है हाई रिस्क हाई रिटर्न अपॉर्चुनिटीज़ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स के बाद जो है वेंचर कैपिटल फंड्स आर फाइनेंशियल इन्वेस्टर, ये एक्चुअली फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। हु मे नॉट नेसेसरीली बी इंटरेस्टेड, जो संभवतः जो है आवश्यक नहीं है कि वो जो है रुचि लेते हों इन टेकिंग ओवर, किस चीज़ में, टेक ओवर करने में, अधिग्रहण करने में और बिजनेस चलाने में, एंड रनिंग अ बिजनेस, ठीक है। वाइल इन है ना यहाँ पर, इंटरेस्टेड इन यहाँ पर प्रीपोजिशन है, इसलिए यहाँ पर टेकिंग ओवर है या रनिंग एंड रनिंग है, बिजनेस है, ठीक है। वाइल द एफडीआई रूट हैज़ बीन प्लग्ड, हालांकि जो एफडीआई का जो रूट है, जो रास्ता है, उसको रोक दिया गया है, उसमें उसको प्लग कर दिया गया है। इट इज़ नॉट क्लियर, ये स्पष्ट नहीं है, व्हाट हैपन्स टू इन्वेस्टमेंट्स, ये स्पष्ट नहीं है कि उस इन्वेस्टमेंट का क्या होगा दैट कम थ्रू द मार्केट रूट, जो मार्केट रूट के थ्रू आ रही है, ठीक है। सेबी हैज़ ऑलरेडी सेंट आउट मिसिव्स, मिसिव्स मतलब होता है एक लेटर होता है, डिटेल लेटर होता है, समझ गए। आइए दिखाते हैं। मिसिव जो होता है ऑफिशियल या फॉर्मल या लॉन्ग लेटर होता है, जो मतलब कि जनरली ऑफिशियल मतलब कि कोई भी सरकार कहीं देती है या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई संस्था जो है वो जारी करती है, ठीक है। तो सेबी हैज़ ऑलरेडी सेंट आउट मिसिव्स, यानी कि सेबी ने पहले ही लेटर सेंट आउट कर चुकी है, किसको, कस्टोडियंस को, कस्टोडियंस मतलब जिसके कस्टडी में है, ठीक है ना। आस्किंग फॉर डिटेल्स ऑफ चाइनीज होल्डिंग्स इन लिस्टेड एंटिटीज, यानी कि लिस्टेड कंपनीज में, जहाँ सेबी में जो लिस्टेड कंपनीज हैं या एंटिटीज हैं, उसमें जो चाइनीज होल्डिंग्स है, यानी कि चाइनीज का कितना होल्डिंग्स है, मतलब उसका कितना स्टेक है, उसके ब्यौरे के बारे में, ठीक है ना, वो मांग की है। आस्किंग फॉर मतलब मांग किया है, ठीक है ना। तो सेबी हैज़ ऑलरेडी सेंट आउट मिसिव्स टू कस्टोडियंस, ठीक है ना, और उसमें आस्किंग फॉर यहाँ पर फिर से पार्टिसिपल है, मांग की गई है, किसमें, डिटेल्स की मांग की गई है चाइनीज होल्डिंग्स का, कहाँ पर, इन लिस्टेड कंपनीज में या लिस्टेड एंटिटीज में। हाउ विल दिस बी रेगुलेटेड, ये कैसे नियंत्रित होगा, ये कैसे विनियमित होगा। एंड अगेन, और फिर से, व्हाट हैपन्स टू एफडीआई, एफडीआई का क्या होगा, दैट कम्स इन थ्रू एंटिटीज रजिस्टर्ड इन कंट्रीज दैट डू नॉट शेयर अ लैंड बॉर्डर विथ इंडिया, ठीक है। यहाँ तक रुक जाइए यहाँ पर, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, और फिर से व्हाट हैपन्स टू एफडीआई, उस एफडीआई का क्या होगा, उस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या होगा जो आता है यहाँ पर थ्रू एंटिटीज, उन कंपनी के थ्रू आता है जो रजिस्टर्ड है, यहाँ फिर से एडजेक्टिव आ गया, या विच आर रजिस्टर्ड इन कंट्रीज, ठीक है। या क्लॉज अगर जोड़ दिए तो क्लोज हो जाएगा, अगर क्लॉज नहीं जोड़ रहे हैं तो सिंपल सा ये जो है पास्ट पार्टिसिपल हो गया ये, ठीक है, जो कि एंटिटीज़ को जो है यहाँ क्वालिफाई कर रहा है। तो रजिस्टर्ड इन कंट्रीज, उन कंट्रीज में रजिस्टर्ड है जो इंडिया के साथ बॉर्डर, लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करती है, बट लेकिन विच में ट्रेस, लेकिन उसका जो है यानी कि ये कंपनी जो है जो बाहर से, मान लीजिए कि चाइनीज़ कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी जो है लंदन में या सिंगापुर में जो है उसने, सिंगापुर में तो ये बॉर्डर शेयर नहीं करती है इंडिया, तो सिंगापुर में उसने जो है किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है और वहाँ से जो है सपोज इंडिया में इन्वेस्टमेंट आता है, ठीक है। तो उसके एवज में या उस कंडीशन में क्या होगा एफडीआई का, तो वही कह रहा है कि what happens to FDI that comes in through entities registered in countries that do not share a land border with India but which may trace their beneficial ownership to China, लेकिन वो हो सकता है कि उसका जो बेनिफिशियल ऑनरशिप है चाइना से, ठीक है, उससे संबंध हो सकता है, मे ट्रेस मतलब उससे संबंध हो सकता है, ठीक है, उसके बेनिफिशियल ऑनरशिप चाइना के साथ। एंड नाउ, और अब जो है दैट द वॉल हैज़ बीन रेज्ड, यानी कि अब तो दीवार खड़ी हो चुकी है। अप्रूवल शुड बी क्विक, यानी कि मंजूरी जो है वो उसमें जल्दी आनी चाहिए, मतलब जल्दबाजी होनी चाहिए। फॉर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स इन द टेक्नोलॉजी स्टार्टअप स्पेस, क्योंकि अब जो है अप्रूवल्स में जल्दबाजी होनी चाहिए, यानी कि अप्रूवल्स तुरंत दिए जाना चाहिए, किसके लिए, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स के लिए, किस में, इन द टेक्नोलॉजी स्टार्टअप स्पेस, यानी कि जो टेक्नोलॉजी से संबंधित जो स्टार्टअप है उस स्पेस में जो उसमें जो है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स के लिए वो अप्रूवल्स जो है उसमें जल्दी की जानी चाहिए,
जहाँ पर कैश बर्न इज़ हाई। कैश बर्न का मतलब समझ लीजिए, मान लीजिए कोई स्टार्टअप कंपनी है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है शुरुआत में, तो वो क्या करती है कि शुरुआत में तो उसको तुरंत प्रॉफिट नहीं आता है, तो प्रॉफिट नहीं आता, लेकिन उसको अपने इन्वेस्टमेंट को या सॉरी उसको जो अपने बिजनेस को सस्टेन करने के लिए उसको कई बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने पड़ते हैं, जो कि एक तरीके से कहें आप तो जो भी वो खर्च कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, उसके अनुसार जो है वो प्रॉफिट जो है आ नहीं रहा है, फिर भी वो खर्च करते जा रहा है, तो उसको कहते हैं कैश बर्न। तो जहाँ पर इस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप स्पेस में जहाँ पर जो है कैश बर्न जो है बहुत ही ज़्यादा है, और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो है यहाँ पर, यानी कि जो अभी मौजूदा इन्वेस्टर्स हैं, आर ऑफन टैप्ड। टैप्ड मतलब यूज़ किया जाना, ठीक है ना। तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को प्राय टैप्ड किया जाता है, यूज़ किया जाता है फॉर अ टॉप अप इन्वेस्टमेंट, यानी कि टॉप अप इन्वेस्टमेंट के लिए एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को ही टैप किया जाता है। तो दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, ये ज़रूर शेयर करें, मतलब कि अपना जो भी है अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर देना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।